नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा माधुरी दुबे जी की है। इन्होंने पूछा है, लग्न कोई भी हो, यदि लग्न कुंडली में कोई ग्रह उच्च अवस्था में है परंतु नवमांश कुंडली में वो ग्रह नीच राशि में है, परंतु नवमांश में उसका नीच भंग हो रहा है, तो क्या फल होगा? चलित कुंडली में भी उच्च का फल दे रहा है। देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि नवमांश में यदि कोई ग्रह नीच का है तो वो मूलतः नीच का ही फल देगा। नीच भंग होने से निसंदेह चाहे वो नवमांश में, क्योंकि जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली इन तीनों को बिल्कुल एक तरह से ही देखा जाना चाहिए। अब नवमांश में यदि नीच भंग हुआ है तो निसंदेह नीच भंग का अर्थ पहले जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नीच भंग का अर्थ नहीं जानेंगे तब तक आप नीच भंग को कहीं अलग परिस्थिति समझेंगे। नीच भंग, चूंकि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह जब नीच का हो तो ज्योतिष मूलतः किस उद्देश्य से बनाया गया? जब ये वेद का नेत्र है तो जाहिर सी बात है आध्यात्मिक, न कि भौतिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। अब जब भी कोई ग्रह जन्म कुंडली में जो कि पंच तत्व को प्रदर्शित करता है नीच का होगा तो सीधी सी बात है उसका सीधा असर जातक पर पड़ेगा और उसका वो आध्यात्मिक विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगा। फलतः ज्योतिष के मर्मज्ञों ने कहा कि इस जातक का निचत्व भंग हो रहा है। जैसे बारिश में छाता लगाने से बारिश सीधा सीधा पर नहीं पड़ पाता, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि बारिश का होना बंद हो गया। और फिर सवाल उठता है कि क्या छाता लगा लेने भर मात्र से बारिश से आप बिल्कुल बच जाते हैं? जवाब है ना, बिल्कुल तो नहीं ही बच पाते हैं। कुछ हद तक अगर सिर बच गया तो संभव है कि बाकी की चीजें तो भीग ही जाती हैं। तो नीचत्व भंग यहां मायने ज्यादा नहीं रखेगा। ग्रह नवमांश में यदि जन्मांक में उच्च का है परंतु नवमांश में नीच का, तो वो नीच का ही फल देता माना जाएगा। अब यह जरूर है कि आप षडबल में भी ग्रह की स्थिति को देख लें तो भली भांति उस ग्रह के प्रभाव को आप समझ सकेंगी। शेखर जी हैं, इन्होंने कहा, आपने कहा लग्न को मजबूत करने को यदि लग्नेश शनि अष्टम में हो तो क्या नीलम पहनना चाहिए? कृपया बताइए, ऐसी स्थिति कई लोगों की होती है। देखिए, मैंने इस बात पर एक नहीं कई एक बार अपना तर्क दिया है। मैंने क्या तर्क दिया? मैंने कहा कि ज्योतिष के मर्मज्ञ ऐसा मानते हैं कि जन्म कुंडली में शनिदेव नीच राशि में अष्टम भाव में हो तो निसंदेह ये आयु की वृद्धि कर देते हैं और जातक के जीवन काल में आजीवन कहीं ना कहीं उसके लिए संघर्ष या कष्ट की स्थिति उत्पन्न करते हैं। लेकिन ज्योतिष के मर्मज्ञों का ऐसा मानना है कि जन्म कुंडली के अष्टम यदि शनिदेव हो तो ऐसे जातक को नीलम धारण करना चाहिए। अगर आप मुझसे ये सूत्र पूछें तो मैं अपने नजरिए से तो नीलम पहनने की सलाह कभी नहीं दूंगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि ज्योतिष के कुछ मर्मज्ञ ऐसा मानते हैं कि अष्टम में शनि भी हैं तो वहां उनको कारकत्व मिलता है और शनि का रत्न धारण करना चाहिए। क्योंकि शनि कुंडली के अष्टम में बहुत संघर्ष कराते हैं और ऊपर से लग्नेश होकर के अष्टम में बैठे हैं तो ये अवयोग हो गया। सो मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको नीलम पहनने की सलाह दूंगा, बल्कि इसी कुंडली में यदि शुक्र कहीं बली स्थिति में है तो मैं शुक्र के रत्न की तरफ ज्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि वो इस लग्न के कारक ग्रह हैं। देखिए, लग्नेश ही जन्म कुंडली में सर्वे सर्वा होता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। परंतु यदि लग्नेश की अगर ऐसी स्थिति है कि वो तृक भाव में बैठा हुआ है, पीड़ित है, तो हम उसको बलवान करने का कुछ और तरीका ढूंढें। शनि उन चीजों में भी है, केवल रत्न इत्यादि में नहीं, बाकी की चीजों से भी शनि को बलि किया जा सकता है। पूजा पाठ इत्यादि से लेकर के गरीब वर्ग के सहायता से भी शनि को बल दिया जा सकता है। तो हम उन माध्यमों का प्रयोग करें। रत्न सीधा सीधा हमारे शरीर से जुड़ता है और वो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी को बढ़ावा देगा। फलतः मैं शनि के रत्न के पक्ष में नहीं जाऊंगा। हैप्पी कुमार, इन्होंने पूछा है, सही जन्म समय कौन सा होता है? जातक की प्रथम श्वास, जातक की गर्भनाल से पृथक होने की स्थिति, जातक के प्रथम अंग दर्शन, जातक के प्रथम रुदन, किस समय के अनुसार कुंडली बनानी चाहिए? मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है पृथक और बाकायदा इसका जवाब दिया हुआ है फलदीपिका कीमा ने। तो उसके मर्मज्ञ कहते हैं कि जातक जब प्रथम रुदन करे, क्योंकि जब तक मां के नाल से जुड़ा होता है वो स्वयं का श्वास नहीं लेता, नाल से ही उसको सांस मिलती रहती है।
माँ के नाल से जब वो अलग हटता है, कटता है, उससे बाहर निकलता है, उसी समय रोने की प्रक्रिया, श्वास भी वो प्रथम बार लेता है और रोने की प्रक्रिया भी होती है। यानी नाल के कट जाने के बाद, पृथक होने के बाद ही और रुदन का जो समय है, यही समय उसके जन्म का समय, मूल समय माना जाना चाहिए। शिवा, इन्होंने पूछा है अगर नौमांस में लग्न दूसरा हो तो लग्नेश की स्थिति मूल कुंडली से देखना है या नौमांस के लग्नेश को देखना है? नहीं, देखना तो आपको अपनी जन्म कुंडली में लग्नेश को ही है। नौमांस के लग्नेश का भी बल आपके काम आएगा। जैसे मैंने क्या कहा कि जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और नौमांस कुंडली, तीनों को। और साथ ही साथ अगर आत्मा के तत्व, आत्मा के तल पर चलें तो सूर्य कुंडली को भी साथ ही साथ, यानी सुदर्शन चक्र का जो निर्माण होता है सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली, तीनों को और नौमांस को भी देखना होगा, ताकि हम ग्रह की स्थितियों को भली भांति समझ सकें। लेकिन यदि आप लग्नेश की स्थिति को देखना चाहते हैं तो जन्मांक में ही देखिए और कहीं नहीं। हाँ, अब अगर मान लिया जाए जन्मांक में आपके लग्नेश उच्च के हैं, नौमांस में भी उच्च के हैं, तो अत्यंत बली आपके लग्नेश हुए। लग्नेश जन्मांक में उच्च के हैं, नौमांस में नीच के, तो ये कमजोर माना जाएगा। नौमांस में नीच के परंतु जन्मांक में नीच के परंतु नौमांस में उच्च के हैं, तो ये उच्च का माना जाएगा। तो वहां पर उनकी स्थिति तय होती है कि वो किस तरह की स्थिति में है। तो कुल मिलाकर के, लेकिन देखना अगर आपको लग्न की स्थिति और लग्नेश की, तो जन्मांक से ही देखिए। आर.एन. तिवारी जी हैं, इन्होंने पूछा है कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य राहु यदि लग्न में हो तो सूर्य अपनी दशा में मारक का फल देंगे अथवा कारक का? कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य 12वें भाव के स्वामी होते हैं। वैसे तो सूर्य को 8वें का दोष नहीं माना गया है। जन्म कुंडली का 8वां भाव जो है मृत्यु का है और सूर्य अष्टम में आत्मा के कारक हैं, सो उनको दोष नहीं लगेगा। पर ऐसा ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि केवल 8वां नहीं, त्रिक भाव, तीनों 6, 8, 12 में कहीं सूर्य को दोष नहीं होता। परंतु यदि द्वादशेश होकर के लग्न में बैठे हैं तो ये परेशानी का ही कारण बनेंगे। और सूर्य के साथ राहु लग्न में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण की स्थिति मानी जाएगी। अब सूर्य लग्न में होते तो कारक हैं, परंतु ये ग्रहण की स्थिति है, तो सूर्य की दशा में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगना, परेशानियां आना, व्यर्थ का व्यय होना, पिता के साथ संबंध खराब होना, पिता अगर हैं तो, अथवा जातक को स्वास्थ्य में परेशानी जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत होना, सिर दर्द, सिरोपीड़ा, बुखार, तप से संबंधित परेशानी। यानी मैं परेशानी की सूचना की चर्चा कर रहा हूं कि सूर्य की दशा में परेशानी की स्थिति होनी चाहिए। या व्यर्थ के व्यय, कई बार सूर्य के बारे में मैंने बताया था कि सूर्य, मान लिया जाए कि सूर्य लग्नगत हैं परंतु अच्छी स्थिति है, मजबूत स्थिति है उनकी, तो उस अवस्था में संभव है कि जातक दिखावे पर व्यर्थ का व्यय करेगा, यानी है परेशानी की स्थिति। हर्षित श्रीवास्तव जी ने पूछा है चंद्रमा वृषभ राशि में 3 अंश पर उच्चके होते हैं लेकिन 3 अंश पर वो मृत भी हो जाते हैं, तो इनका क्या प्रभाव होगा? मैंने इस पर भी बाकायदा वीडियो बना करके बताया हुआ है आपको कि इसके पीछे एक तर्क यही है कि चंद्रमा मन है। जैसे देवगुरु बृहस्पति भी जिस अंश पर 5 अंश पर उच्च के होते हैं वहां मृत ही होते हैं। तो उस अवस्था में अगर देखा जाए तो ज्ञान का क्या उच्च होना और ज्ञान का क्या नीच होना, ज्ञान तो सदैव एक भांति ही है। वैसे ही मन क्या उच्च का और क्या नीच का, मन की गति तो सदैव एक सी ही है। तो चंद्रमा मन है, न तो जीवित या मृत, उनकी कोई गति अलग नहीं, एक ही गति होती है। रजनी ग्रोवर का प्रश्न है मिथुन लग्न की कुंडली में शनि अष्टमेश और नौमेश हैं और शनि अष्टम में ही है, तब क्या होगा? असल में अगर आप देखें तो मिथुन लग्न की कुंडली में शनि भाग्यपति होते हैं, लेकिन शनि को सर्वाधिक कारक ग्रह नहीं माना गया है। मिथुन लग्न की कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह शुक्र को माना गया है, जबकि शुक्र द्वादशेश भी होते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस सूत्र को। मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र को सर्वाधिक योग कारक ग्रह माना गया है, न कि शनि को। अब कमाल देखिए कि शनि भी एक केंद्र, शनि एक त्रिकोण और एक त्रिक भाव के स्वामी होते हैं, और शुक्र भी एक त्रिकोण और एक त्रिक भाव के स्वामी होते हैं। शनि जिस त्रिक के स्वामी हैं वहां के कारक हैं, और शुक्र जिस त्रिक के कारक हैं उसके वो त्रिक के स्वामी हैं, उसके वो कारक हैं। परंतु इसके बावजूद मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र को परश्रय दिया गया। इसके पीछे रीजन है, कारण है। अगर मिथुन का अर्थ समझे, मैथुन, आप यहां पर देखेंगे तो एक दंपत्ति आपको दिखाई पड़ेंगे, स्त्री और पुरुष, ये भोगात्मक लग्न है। तो यहां शुक्र भोगकारक ग्रह हैं, फलतः वरीयता शुक्र को दी गई, शुक्र ही प्रभावशाली। अब शनि चूंकि अष्टम में होकर के बहुत संघर्ष कराते हैं, संघर्ष को बहुत ज्यादा जीवन काल में बढ़ा देते हैं, कारण उनकी तीसरी दृष्टि कर्म पर, धन भाव पर और पंचम पर पड़ जाती है, 10वीं दृष्टि। तो यहां से बैठे शुक्र कभी अच्छा प्रभाव देने वाले नहीं माने गए। इसीलिए इस कुंडली में अष्टमेश होकर के अष्टम में बैठकर के इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आयु वृद्धि भी कराएंगे और अपने दूसरे भाव के बल यानी भाग्य भाव के बल को बलि भी कराएंगे, पर फिर भी यहां
शनि के परिणाम को मैं बहुत श्रेष्ठ कभी नहीं कहूंगा। अब सवाल उठता है कि चूंकि बात मिथुन लग्न की है, अगर मिथुन लग्न की कुंडली में लग्नेश बुध बलीय स्थिति में है, तब फिर ये शनि आपके लिए अच्छे हो जाएंगे, विपरीत राजयोग का प्रभाव देने लगेंगे। पर फिर सवाल खड़ा होता है, विपरीत का अर्थ मतलब क्या? क्या हो जाएगा इससे? विपरीत राजयोग मतलब क्या? कुछ नहीं। इसका मतलब ये कि यदि जातक आम से हटकर, लीक से हट करके प्रयत्न करे, यानी मतलब सामने वाले का हित हो या अहित फर्क नहीं पड़ता, उसको अपना हित सूझने लगे, केवल सामने वाले को नुकसान भी पहुंचा करके अपना हित सोचे, तब ये विपरीत उसके काम आ जाएगा। याद रखिएगा कि विपरीत का अर्थ भी विपरीत ही है। इसका यह मतलब नहीं है कि विपरीत राजयोग एक आम व्यक्ति। अब सवाल, एक बार कहीं मैंने वीडियो बनाया था तो आपने कहा, कई लोगों ने कमेंट वहां किया, फिर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग बुरे कर्म करने लगे। सवाल ही नहीं उठता, क्यों आप बुरे कर्म करेंगे? आपकी कुंडली में जब बाकी के योग, ये तो देखिए, ज्योतिष को जरा समझने का प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। ज्योतिष में अगर आप इसके भीतर प्रवेश करेंगे तो ये गहरा समुद्र है, और इस समुद्र में हर दिन आपको एक न एक नई मोतियां मिलती चली जाएंगी। संभव है कि आपके हाथ जो मोती लगे वो आपके कुंडली में बनने वाले योग का खंडन कर रहा हो। उसका यह मतलब नहीं है। उसका मतलब इतना है कि ये ज्ञान है, और आप जब और गहराई में जाएंगे तो और भी कुछ रहस्य निकल करके आएगा। विपरीत राजयोग का अर्थ आमतौर पर देखा जाए तो ऐसा जातक जो विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को अपने आत्मविश्वास के दम पर उठाने का प्रयत्न करता है, पाने का प्रयत्न करता है, तो उसे विपरीत का प्रभाव मिल जाता है। अब इसका यह मतलब नहीं कि आपको उसके लिए बुरा कर्म करने की आवश्यकता। अगर आपकी कुंडली में और भी बहुत सारे अच्छे योग हैं तो उन योगों के प्रभाव से ऑलरेडी आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको बुरा कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कहां, क्या आप खुद करने वाले हैं? मैं समझता हूं नहीं, आप करता हैं, आपसे करा लिया जाएगा। अगर ये विपरीत राजयोग बुरा करा करके आपको प्रभाव देने वाला है तो उसके लिए आपको कोई न्योता थोड़ी देने आएगा। वो ऑलरेडी ग्रह स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी कि आपको जाना ही पड़ेगा उस पथ पर, और वहां से जाकर के आप अपने इस राजयोग को जागृत करेंगे। अन्यथा इसको पूछने और जानने समझने की जरूरत नहीं। हाँ, इतना जरूर जान लीजिए कि अगर लग्नेश बली है तो विपरीत योग माना जाएगा, फिर उस अवस्था में कहीं ना कहीं इसके अच्छे ही प्रभाव होंगे। ज्योत्सना सिंधे जी ने पूछा है, अगर चलित में भाग्येश भाग्यभाव में हो तो कैसा प्रभाव मिलेगा? तो चलित में भाग्येश भाग्यभाव में हो तो अच्छा प्रभाव मिलेगा। यदि आप अगर ये देख रही हो कि आपकी कुंडली में भाग्येश किसी और भाव का फल दे रहे हैं, भाग्य भाव का नहीं लेकिन चलित में भाग्य भाव का फल दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब भी चलित में कोई ग्रह जहां जन्मांक में दिखाई पड़ रहा है वहीं दिखाई पड़ रहा है चलित में, तो ये अच्छी बात है। वो ग्रह जहां आपको जन्मांक में दिख रहा है वहीं का फल दे रहा है, इससे उस ग्रह की मजबूती मानी जाएगी। बल्कि चलित में ग्रह के प्रभाव को, जबकि वो भाव बदलता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छा नहीं माना गया है। इस तरह के ग्रह के प्रभाव को बहुत, और अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर ये उसी स्थिति में होता है जब ग्रह भाव परिवर्तन कर रहा हो, तो वो कमजोर ही होता है। तो अगर भाग्येश भाग्य भाव में है तो ये तो अच्छा ही है, भाग्य का वो प्रभाव दे रहे हैं। प्रवीण कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है, मिथुन लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में शनि और राहु की युति हो तो कैसा फल होगा? देखिए, आमतौर पर शनि राहु की युति को तो आप जानते ही हैं, ये श्रापित योग है और कहीं भी हो इसका दुष्प्रभाव ही मान्य है। लेकिन अगर इस सूत्र को देखें तो मिथुन लग्न में शनिदेव भाग्यपति बनते हैं, अष्टमपति बनते हैं, और 8वें से 8वां जाकर के तृतीय भाव में बैठकर आयु वृद्धि कराएंगे। संभव है कि वो कोई पुराना दीर्घकालिक रोग भी जातक को दें, परंतु ये शनिदेव जातक को सदैव देने वाले तो होंगे। वो राहु के साथ भी होकर के पुरुषार्थ के द्वारा ही सही, संघर्ष के द्वारा ही सही, जातक को जीवन काल में मिलेगा सब कुछ। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये शनिदेव जातक को उसके जीवन काल में संघर्ष देंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। संघर्ष की स्थिति जातक के जीवन काल में होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। परंतु इसी संघर्ष से जातक को उसके जीवन काल में हर सुख प्राप्त उसको होगा, वो सुख जो चाहिए उसको मिलेगा। तो है अच्छा, हाँ है ये श्रापित योग, सो संभवतः ऐसे जातक को सावधान रहना चाहिए। जीवन काल में कई बार ऐसे जातकों को कोई दीर्घकालिक रोग भी होने की संभावना रहेगी। अजय त्रिपाठी का प्रश्न है, छठे भाव में यदि तुला राशि है और उसके स्वामी लग्न में बैठे हैं और उसमें उनकी खुद की राशि अर्थात लग्न में वृषभ राशि है, तो क्या अपने ही घर को खराब कर देंगे? आप ज्योतिष के कार्यक्रमों को ध्यान से सुना और देखा करिए। आपको बता दिया जाए कि शुक्र को, चूंकि
वृषभ लग्न की कुंडली में वो स्वयं षष्ठेश होते हैं, सो लग्नेश होने के कारण उनको षष्ठेश होने का दोष नहीं होता। और वैसे ही मंगल को, जो कि मेष लग्न में वृश्चिक अष्टमपति होते हैं, उनको अष्टमेश होने का दोष नहीं होता है। बल्कि मैं तो एक बात और आपको बता दूं कि शुक्र तो बल्कि षष्ठ में और कारक ही होते हैं। सो कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर लग्न में है तो भी बहुत अच्छा, और षष्ठेश भी है तब भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो उनको उसका दोष नहीं होता है। हाँ, मैंने इस पर एक बकायदा बृहद वीडियो बनाकर के समझाया था कि आखिर सवाल खड़ा होता है कि षष्ठ भाव का अगर या अष्टम भाव के स्वामी ये ग्रह है तो इसका फल कौन देगा? तो वही ग्रह देगा। अब अगर उसकी स्थिति अच्छी है तो जातक गलत मार्ग पर जाए ही ना, लेकिन अगर शुक्र कहीं पीड़ित स्थिति में है तो जातक खान पान, गलत आचरण, आहार व्यवहार के कारण रज रोग, सुख से उत्पन्न होने वाले रोग भी अपने जीवन काल में अवश्य देखेगा। सरिता जी हैं, इन्होंने पूछा है कन्या लग्न में 8वें भाव में चंद्र मंगल की युति और इस पर एकादश भाव में बैठे शनि की दृष्टि, कैसा फल रहेगा? यदि खराब फल है तो उपाय के लिए क्या करें? खराब फल ही है, आपने पहले ही कह दिया। कन्या लग्न की कुंडली में मंगल को कारक ग्रह नहीं कहा गया है, और मंगल का जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम में बैठना चंद्रमा के साथ और शनि की दृष्टि से दृष्ट, ये दुर्घटना कारक, आगजनी और ऑपरेशन की प्रबल संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। चूंकि चंद्रमा मंगल के साथ है और शनि की दृष्टि से दृष्ट हुए हैं, ये सो मानसिक अशांति और परेशानी की भी सूचना को ये प्रदर्शित करता है। फलतः ऐसी स्थिति में भोलेनाथ की आराधना करना, महामृत्युंजय का जप समय समय पर, विशेष करके यदि कुंडली में कहीं कोई मारक दशा चल रही हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जप अपने लिए कराना, जीवन रक्षा कवच धारण करना और स्वतः से शिवजी की आराधना करना श्रेष्ठ उपाय सिद्ध होगा। ध्रुवित राठौर, इन्होंने पूछा है कि अगर मार्केश षडबल में सबसे कमजोर हों तो उनकी महादशा जाता घातक होगी, या षडबल में कमजोर होने की वजह से उतना डरने की आवश्यकता नहीं है? षडबल ग्रहों के बल को प्रदर्शित करता है। अब मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली का सबसे कारक ग्रह यदि षडबल में सबसे बली है तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे ही यदि आपकी कुंडली का मारक ग्रह यदि जन्म कुंडली में षडबल में सबसे कमजोर है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जस्ट वैसे ही हुआ जैसे जातक अजात शत्रु हो, अर्थात उसका कोई शत्रु ही ना हो। मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में बहुत धन धान्य नहीं है, ध्यान से सुनिए और समझिए, परंतु आपके जीवन में एक अभय प्राप्त है कि आपको रोग भी नहीं होने वाला, तो ऐसे ही अच्छा हो गया ना। हर किसी के जीवन में उसके जीवन का एक बहुत बड़ा धन का हिस्सा जो है वो रोग, रिपु, ऋण इत्यादि। अब रोग, रिपु, ऋण का मतलब तीनों ही चीजें आ जाती है। किसी का रोग पर जा रहा है, किसी का रिपु पर यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर में, और किसी का ऋण में। अगर ये बड़ा हिस्सा आपका बच जाता है तो जाहिर सी बात है आपके जीवन को अच्छा ही माना जाएगा। तो मार्केश का जन्म कुंडली में षडबल में कमजोर होना ये अच्छी सूचना है। और सार्थक पटेल का प्रश्न है अगर लग्नेश नीच हो और प्रबल नीच भंग भी हो रहा हो तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? हालांकि लग्नेश जो कि शनि है, चौथे घर में नीच के और 10वें घर में मंगल है। इसका अर्थ भी थोड़ी देर पहले मैं ऊपर बता चुका हूं, फिर से दोहरा देता हूं कि नीच भंग वैसे ही है। ये आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें तो शनिदेव कौन है? शनिदेव हैं मानव को संघर्ष के पथ पर डालकर उसको रगड़कर चमकाने वाले। जब तक डंडा न पड़े तब तक सर्कस का शेर सीखेगा कैसे? तो हम सभी इस रंगमंच के कलाकार हैं और शनिदेव वो डायरेक्टर हैं, वो जो हंटर लिए हुए खड़े हैं कि जहां इधर उधर थोड़ी सी एक्टिंग हुई वो तुरंत हंटर चला देते हैं, वो तनिक भी विचार नहीं करते। तो उसी हंटर के डर से हम अपना अपना रोल अच्छे से कर रहे हैं या करना पड़ता है हमें। नहीं तो मानो उसका स्वभाव ऐसा है कि अगर उसके अंदर डर ना हो तो वो पता नहीं क्या कर बैठे, क्योंकि उसके पास विवेक है। तो वो शनिदेव ही हैं जो अपने हंटर के दम पर शेर को भी बांध के रखे हैं। अब अगर वो नीच के हो जाए तो सीधी सी बात है वो हंटर मारने की जगह उकसाने का काम करने लगेंगे, करो और गलती। और जब ऐसा ग्रह जो आपको रगड़ करके अंत में बिल्कुल निर्मल बना देता है, वो ऐसा मास्टर, रिंग मास्टर जो आपको
भले डराता है, धमकाता है, लेकिन जब आप अच्छा करते हैं तो आपको मीठी गोलियां भी देता है। अगर वही आपको करने लगे, गलत सीखने के लिए प्रवृत्त करने लगे, भीड़ पर हमला कर दो, तो सर्कस समाप्त हो जाएगा, सर्कस खराब हो जाएगा। तो बस शनिदेव का वही काम है। अगर वो नीच के ही हो जाए तो सीधी सी बात है, जातक को वो निर्मल नहीं बना पाएंगे। सो कहा कि अगर नीचत्व भंग हो जाए तो कुछ तो अंतर हो, तो वो नीच भंग बस वही सूत्र है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। नीच भंग के बाद भी ग्रह का वो प्रभाव नहीं आ पाता, वो निर्मल प्रभाव, वो उच्च क्वालिटी का प्रभाव नहीं आ पाता। ब्रजेश झा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि लग्न और लग्नेश सहित जितने ग्रह युवावस्था के हों तो कुंडली मजबूत होती ही है, लेकिन लग्न की डिग्री के आसपास की डिग्री में ग्रहों के होने से क्या कुंडली बहुत मजबूत मानी जानी चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने इस सूत्र को बताया था, समझाया था कि लग्नेश के आसपास नहीं, बिल्कुल उसी डिग्री के जितने ग्रह हैं वो बहुत मायने के ग्रह हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा मायने के ग्रह हो जाते हैं। वो ग्रह कई बार लग्नेश की तरह ही प्रभाव देने लगते हैं। तो हाँ, ऐसे जो ग्रह हैं कुंडली में वो विशेष विचारणीय हो जाते हैं। भारत प्रजापत, इन्होंने पूछा है, दशमेश पर केवल राहु की दृष्टि पड़ रही है जो कि द्वितीय भाव में चंद्रमा के साथ धनुराशि में बैठे हैं, तो क्या दशम भाव सुप्त कहलाएगा? और दशमेश सूर्य अपने भाव से दशम में यानी सप्तम भाव में बैठे हैं, क्या यहां आप जो सूत्र बताते हैं वह काम आएगा? दशमेश से दसवां, क्या यह स्थिति मजबूत मानी जाएगी? दशमेश पर केवल राहु की दृष्टि पड़ रही है जो कि द्वितीय भाव में चंद्रमा के साथ धनु राशि में बैठे हुए हैं, अच्छी बात है। तो दशमेश पर राहु की दृष्टि पड़ना ठीक है। बाकी रही बात, आपने जैसा कहा कि दशम भाव सुप्त है, तो क्या दशम भाव सुप्त कहलाएगा? नहीं, राहु की दृष्टि की भी मान्यता, जब पाराशर जी ने राहु की दृष्टि की मान्यता कही है तो राहु की दृष्टि मान्य है और उसके चलते दशम भाव सुप्त तो नहीं कहलाएगा। सूर्य अपने भाव से दशम में यानी कि सप्तम भाव में बैठे हैं, क्या यहां पर जो सूत्र, अगर जन्म कुंडली के सप्तम में सूर्य है तो दसवें से दसवां होने के चलते निसंदेह है तो ये अच्छा, दसवें से दसवां मजबूती, परंतु आपको पता होना चाहिए कि कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि होती है जहां सूर्य नीच के समान फल देते हैं। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है पश्चिम दिशा है और सूर्य कहां के स्वामी है? तो पूरब में उदित होते हैं, पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, इसीलिए इनका बहुत मजबूत प्रभाव तो नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी दसवें से दसवां जो सूत्र है वो तो अपना काम करेगा ही। ऋषभ नागायच जो भी हो, ऋषभ जी आपका जो प्रश्न है, द्वितीय भाव और सप्तम भाव और अष्टम भाव से मार्केश बनता है। मारक भाव का जप करने से मार्केश शांत होगा या और प्रबल हो जाएगा? याद रखिएगा, पूजा पाठ कभी भी ग्रह के दुष्प्रभाव को जागृत नहीं वरन शांत करने के लिए होता है। ग्रह के बल को बढ़ाने के लिए और उसके दुष्प्रभाव को शांत करने के लिए पूजा पाठ होता है। तो मार्केश के जप से वो शांत होगा, न कि बलि। नमन सोनी का प्रश्न है, सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश सूर्य यदि अष्टम भाव में हो और नवमांश कुंडली में सूर्य नीच के 11वें भाव में बैठे हैं, परंतु जन्म कुंडली में लग्न पर 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि है, बुध, शुक्र और गुरु, और भाव बल में लग्न का बल सबसे ज्यादा है, तो क्या लग्न फिर भी कमजोर माना जाएगा? सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश सूर्य यदि अष्टम भाव में बैठे हों और नवमांश कुंडली में सूर्य नीच के 11वें भाव में, सूर्य को अष्टम का दोष तो नहीं होता, लेकिन नौमांश में सूर्य नीच के होकर के बैठे हैं, तो हाँ, कहीं ना कहीं इस स्थिति में कमजोर तो माना ही जाएगा। आप सबसे पहले अपने षडबल में सूर्य को देखिए कि सूर्य की स्थिति षडबल में कैसी है। आपने जो सूत्र बताया है उसके आधार पर बहुत हद तक रक्षा हो रही है, क्योंकि जब 3 शुभ ग्रह लग्न को देखेंगे तो उससे लग्न को बल तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन सूर्य आत्मा के कारक ग्रह हैं। आप अगर इस नीच के सूर्य के प्रभाव को अपने वर्तमान भौतिक सुख के स्तर पर पूछ रहे हैं तब तो ज्यादा चिंता की कोई बात ही नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सूर्य के प्रभाव को मुझसे पूछ रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं आत्मा का कारक सूर्य यदि नीच का प्रभाव नवमांश में दे रहा है तो वो कमजोर ही माना जाएगा, उसको मजबूत नहीं माना जाएगा। इस अवस्था को ठीक करने के लिए सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को बल दीजिए, रविवार के दिन नमक का त्याग करिए, तो ये उपाय करिए, पिता का सम्मान करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। इतने सारे सूर्य के उपाय मैं बताया करता हूं, उनको करके आप अपने सूर्य को ठीक कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज इतने ही दर्शकों की जिज्ञासा को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं इन प्रश्नों का जिनका मैंने जवाब दिया, ये केवल इन्हीं के नहीं थे, वरन और भी बहुत सारे दर्शकों की जिज्ञासा इन प्रश्नों के साथ साथ शांत होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।